नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का केमिस्ट्री बाई ब्रह्मदेव सर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित सर आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग बायोलॉजी के पहला चैप्टर जीवों में जनन को स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे बताऊंगा कि जनन होता क्या है, जो कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों के जो चैप्टर है वो है जीवों में जनन। जीवों में जनन ध्यान से देखिए, बहुत ही बेस से बताएंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले यहाँ पे जाने कि जीव होते क्या है। अगर हम देखें तो जीव को हम अगर सजीव भी कहें तो एक ही बात है, क्योंकि जो सजीव होते हैं उनके विशेष लक्षण होते हैं कि सजीव पोषण करते हैं और शोषण करते हैं। पोषण शोषण के उपरांत इनके शरीर में रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है, जिसे हम परिवहन कहते हैं। और इसके बाद ये उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, जो उनके शरीर से गंदे पदार्थ बाहर निकलते हैं। इतनी क्रिया जो करते हैं वे लोग सजीव कहलाते हैं और इन्हीं को हम जीव कहा जाता है। अगर यहाँ से स को हटा दिया जाए, देखिए यही शब्द हो सकता है, क्योंकि जानते हैं सजीव निर्जीव में सबसे बड़ा अंतर यही हो, सबसे अच्छा अंतर यही होता है कि वे प्राणी, वे जंतु जो पोषण शोषण परिवहन तथा उत्सर्जन करते हैं, ऐसे को हम सजीव कहते हैं। और जो ये क्रियाकलाप नहीं करते हैं उन्हें हम निर्जीव कहते हैं, या फिर ये इसी एक शब्द में हम जैविक भी कहते हैं। जैविक भी कहते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम बायोटिक कहा जाता है। बात समझ में आए? तो इनके बारे में हम जनन क्या होता है, जनन कैसे होता है, इसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। इसके बाद है जनन। जनन का अर्थ क्या होता है कि अपने समान नए संतान को निर्माण करना। अपने समान नए संतान को निर्माण करना। संतान को हम संतति भी कह सकते हैं। संतति मतलब कि जो जिसका निर्माण होता है वो संतति कहलाता है। और जनन का मतलब यही होता है कि अपने समान नए संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही जनन कहलाती है। और जनन की जो क्षमता होती है ये सभी प्रकार की जीवधारियों में होता है। बात ये है ये कई प्रकार से होती है, अलग अलग हो सकते हैं। ये लैंगिक भी हो सकता है और अलैंगिक भी हो सकता है, लेकिन ये जानते रहिए कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी प्रकार की जीवधारियों में होता है। और ये क्यों होता है, सबसे बड़ी बात है ये क्यों होता है, क्योंकि इनके जो वंश हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अगर ये क्रिया न हो तो इनके जो वंश है इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए एक प्रक्रिया है जो जिसके द्वारा नए संतान को उत्पन्न किया जाता है, उन्हीं को जनन कहा जाता है। और जनन एक माध्यम है जिनके द्वारा ब्रह्मांड में उनकी प्रजातियां या फिर उनका वंश लगातार चलता रहता है। सभी प्रकार की जीवधारियों का निर्माण होता है, जन्म होती है, संतान उत्पन्न करते हैं और वही संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही जनन कहलाती है। अगर यही मतलब हम इंग्लिश में समझें तो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। इसे देखिए, री का मतलब होता है पुनः, पुनः, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद करना, उत्पाद होता है। इसका मतलब कि पुनः नए जीवों का निर्माण करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है, या फिर इसे हम प्रजनन कहते हैं। इन्हें एक शब्द और तो कह दीजिए, आप प्रजनन कह दीजिए। प्रजनन का भी अर्थ है कि अपने समान नए संतान को उत्पन्न करना ही जनन या फिर प्रजनन कहलाता है, क्योंकि प्रजनन का अर्थ होता है फिर से और जनन का मतलब होता है निर्माण करना। कहने का अर्थ है कि सभी प्रकार की जीवधारी अपने समान नए संतान उत्पन्न करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। जनन सभी प्रकार की जीवधारियों में होता है। और एक बात जानते रहिए कि जिसका निर्माण होता है वो संतान कहलाते हैं। कौन कहलाता है? संतान कहलाता है, या फिर उसे संतति कहती है। और जो निर्माण करता है उन्हें हम जनक कहते हैं। जो निर्माण करता है वो जनक कहलाता है, और जिनका निर्माण होता है वो संतान कहलाता है। और जनक को हम मातृ कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मातृ कोशिका या फिर मदर सेल भी कहते हैं। देखिए, निर्माण करने वाले जनक हो गए, जिनका निर्माण होगा वो संतान कहते हैं, और ये निर्माण करने की जो प्रक्रिया हो गई वही जनन कहलाती है। बात समझ में आया? सीधा सीधा है कि निर्माण करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है, निर्माण करने वाले जनक कहलाते हैं, और जिनका निर्माण होता है वो संतान कहलाते हैं।
अब सभी प्रकार के जो जीवधारी होते हैं उनका कुछ न कुछ जीवन काल होता है, वो कितने साल तक जिएंगे, उनका जो लाइफ टाइम जीवन अवधि होता है वो कितना होता है, सबका अलग अलग। कुछ 100 साल जीते हैं, कुछ 60 साल जीते हैं, कुछ 1-2 दिन ही जीते हैं, कुछ 1-2 घंटे जीते हैं, कुछ 2 साल जीते हैं। मतलब सभी प्रकार की जीवधारियों की कुछ न कुछ मृत्यु का समय होता है। जैसे मान लीजिए एक मानव है, मानव को अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो उनका 65 साल ही एज माना जाता है। उनकी जो हार्ट है, हृदय है, उनकी जो धड़कन है वो सिर्फ 65 साल तक ही माना जाता है। अब इनका हम क्या कह सकते हो, आयु कितना है, 65 साल है। तो 1 नंबर का प्रश्न सबसे अधिक पूछा जाता है, ये क्लास 12th वालों के लिए ध्यान से सुनिएगा कि जीवन अवधि किसे कहते हैं, जीवन अवधि किसे कहते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब याद हो जाएगा। जीवन का मतलब होता है लाइफ, आप कह सकते हैं इसे, और अवधि का मतलब समय या फिर टाइम का, मतलब उनका लाइफ टाइम कितना है, वो कितना उनका लाइफ टाइम, जीवन अवधि किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जीवन अवधि क्या होता है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मौत के बीच के समय को, प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। जन्म से लेकर, जैसे किसी का जन्म मान लीजिए 1990 में हुआ है और इसके बाद उनकी प्राकृतिक में वो मतलब कि नेचुरल उनकी मृत्यु जो हुई है वो मान लीजिए 2018 में हुआ है, और इनके बीच की जो समय है ये क्या कहलाता है, जीवन अवधि। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक मौत जरूर कहिएगा, क्योंकि जो एक्सीडेंटल मौत होती है वो आपकी एक नेचुरल मृत्यु नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंटल हुआ है। और प्राकृतिक मौत ही क्या कहलाती है, उनके बीच की जो समय है वही जीवन अवधि कहलाता है। और ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राकृतिक मौत होता है वो समझ लीजिए बहुकोशिकी का होता है, एक कोशिकी की मृत्यु नहीं होती है। एक कोशिकी जंतुओं में यूनिसेलुलर जो होते हैं एनिमल्स होते हैं उनमें प्राकृतिक मौत या फिर उनकी मृत्यु होते ही नहीं, क्योंकि उनकी जो एक कोशिकी होती है उनकी कोशिका में डिवीजन होता है, विभाजन होता है, वह है अपनी जैसे नए संतान को उत्पन्न करने लगते हैं। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, ये तो चेंज हो गए ना, ये तो विभाजित हो गए। अर्थात कह सकते हैं कि प्राकृतिक मौत एक कोशिकी में नहीं होता है, वह क्या करते हैं कि डिवीजन या फिर विभाजन द्वारा अपने संतति कोशिका में बढ़ जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। आपको याद हुआ होगा कि जीवन अवधि किसे कहते हैं, जन्म से लेकर प्राकृतिक मौत के बीच के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। 2 चीज बताएं, जन्म किसे कहते हैं, जीवन अवधि किसे कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि जन्म के प्रकार क्या कहते हैं, कितने जन्म के प्रकार होते हैं। जन्म के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जन्म के कितने प्रकार होते हैं। तो सामान्यतः देखा जाता है कि जन्म के 2 प्रकार होते हैं, एक अलैंगिक होता है, अलैंगिक जन्म होता है, और सेकंड क्या होता है, लैंगिक जन्म। अलैंगिक जन्म और लैंगिक जन्म, इन्हें हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात यह है कि हम जनक और संतान के बारे में समझ चुके हैं। जो निर्माण करता है जनक कहलाता है, जिनकी उत्पत्ति होती है संतान कहलाती है, तथा ये जो क्रिया होती है, ये जो कार्य होता है निर्माण करने की, वही क्रिया क्या कहलाती है, जनक कहलाती है। तो जो अलैंगिक जनन है इसके अंतर्गत एक जनक होता है, जो जनक होते हैं वो एक होता है, और इनके अंतर्गत कितने जनक होते हैं, 2 जनक होते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से हम नर और मादा कहते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। आप समझ गए। अब हम आपको एक एक करके वो बताते चले रहा हूं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अंतर्गत जितने इसके पार्ट होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलैंगिक जन्म की कौन कौन सी विधि होती है और कितनी विधियां होती हैं। जो भी कुछ है यहाँ पे, जैसे द्विखंडन हो गया, बहुखंडन हो गया, और इसके बाद पुनरुद्भवन हो गया, मुकुलन हो गया, कायिक प्रवर्धन हो गया, जो भी कुछ है हम इसके एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि विखंडन क्या होता है। विखंडन जो है, विखंडन का अर्थ होता है फीजन, इसका इंग्लिश में बोलते हैं फीजन। फीजन क्या होता है, फीजन का अर्थ होता है कि टूटना। इसके अंतर्गत जो होता है वो जनक का शरीर टूटता है
और टूटकर अपने समान नए संतान का निर्माण करता है, ये विखंडन कहलाता है। विखंडन में होता है, इसमें एक जनक होते हैं, इसके अंतर्गत एक जनक होते हैं। हम बताएं पहले, क्योंकि अलैंगिक जन्म की ये विधि है और इस विधि में जनक की संख्या एक होती है और इनकी जो संतान उत्पन्न होंगे, इनकी जो संतान का निर्माण होगा वो अपने जनक के हूबहू समान होगा, एकदम उन्हीं के समान होगा, समरूप हम कह सकते हैं। जैसे अगर हम कह दिए कि अगर ये आम का वृक्ष है तो आम के वृक्ष से अगर इनके शरीर से, ये आम का वृक्ष है, अगर ये आम के वृक्ष से इनके तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा, जैसे भी होता हो, कह दीजिए इनके बीजों के द्वारा, इनके बीज से, अगर इनके बीज से नए संतान का निर्माण होगा, इनके बीज से अगर नए संतान का निर्माण होगा तो ये जो होंगे ये आम ही पैदा होंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम गुड़हल का पुष्प ले लें, गुड़हल का फूल ले लें, उनके डंठल को, उनके तना को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दें, काट दें, इसको काटने के बाद जब इसको डंठल को कहीं मिट्टी के संपर्क में गाड़ेंगे तो ये है, ये तो गुड़हल का पौधा ही जाकर तैयार होगा। मतलब जैसे फूल उसमें लगते थे, जिस कलर के, जितने साइज का, जितने भी उसमें गंध सुगंध है, उन्हीं की तरह ये भैया उत्पन्न होगा। हम इस क्रिया को ही बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। एक नंबर और याद कर लीजिए, ये क्लोन किसे कहा जाता है? क्लोन। अब क्लोन का अर्थ होता है कि समरूपता। समरूपता का मतलब होता है कि अलैंगिक जन्म के अंतर्गत ये आता है और इसका अर्थ है कि जो संतान का निर्माण होगा वो अपने जनक के हूबहू समान होगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे विखंडन को। ये क्लोन और जीवनावधि और जनन, तीन बात ध्यान दीजिएगा। अलैंगिक तो समझ ही चुके हैं कि इसमें एक जनक होते हैं, इनके जो संतान निर्माण होंगे वो अपने जनक के समान रहेंगे। विखंडन का होता है फीजन। हम विखंडन का मतलब हम टूटना भी कर सकते हैं, हम इसे खंडन भी कर सकते हैं। बात समझते रहिएगा। हाँ, आप क्लास 10th में इसे फ्रेगमेंटेशन के नाम से पढ़े होंगे। फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन का हिंदी होता है खंडन। खंडन के नाम से भी इसे जानते हैं। और सबका अर्थ होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। विखंडन का अर्थ होता है कि अलैंगिक जनन की वह विधि, क्योंकि यह अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत, जिसके द्वारा जनक का शरीर कई भागों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण करता है, और ये विधि कहलाता है विखंडन। एक बार फिर देख लीजिए, बहुत सरल है। मतलब मान लीजिए ये कोई जनक है, ये कोई जनक है, अब इनका शरीर टूटेगा, मान लीजिए दो खंडों में टूट गया। अब ये प्रत्येक खंड जो अलग अलग हुआ है, अब ये कहीं जमीन की सतह पे, मिट्टी के संपर्क में आएगा तो अनुकूल परिस्थिति आती है। अनुकूल परिस्थिति जब आती है तो यह इसमें कलिकाएं निकलती हैं और ये अपने सामान्य संतान की उत्पत्ति करता है, और ये विधि को हम क्या बोलते हैं? विखंडन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? सीधा सीधा ये कह दीजिए कि विखंडन के अंतर्गत जो संतान उत्पन्न होगा वो अपने जनक के शरीर से टूटे हुए भाग के द्वारा होगा। बात समझिए। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीजन। विखंडन कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कहने का मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीजन। फर्स्ट बाइनरी फीजन, मतलब कि पहला द्विखंडन, द्विखंडन मतलब बाइनरी फीजन, और सेकेंड जो हो गया वो आपका हो गया है बहुखंडन, मतलब कि बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। द्विखंडन का अर्थ क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप लोग रटने का प्रयास मत करिए, केवल ध्यान से इसको देखिए। अगर इसको हम विभाजित कर देंगे, अगर इसको हम तोड़ के देखेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से इसका डिफिनीशन निकल कर चला आएगा। जैसे कि अगर कह रहा है ये द्विखंडन, तो आप तोड़ के देख लीजिए ना। देखिए, द्विव का मतलब क्या होता है? दो। यहाँ का दीजिए द्विव का मतलब क्या? दो। अब खंड का मतलब बताइए दिए थे, टुकड़ा। क्या होगा? टुकड़ा। मतलब कि ये इसके अंतर्गत जो भी जनक होगा उनका शरीर दो खंडों में टूट जाएगा और प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण करेगा। जैसे कह दीजिए, सब प्रोटोजोआ के प्राणी जो होते हैं उनमें मुख्यतः द्विखंडन विधि के द्वारा ही जनन होता है। मतलब कि मान लीजिए हम सीधा सीधा आपको अमीबा बता दें, तो अमीबा में के अमीबा जो जनन होता है किस विधि के द्वारा होता है? द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। बात समझ। जब विधि पूछेगा तो द्विखंडन विधि बताइएगा, और जो जनन पूछेगा तो अलैंगिक जनन बताइएगा।
तो अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है? तो आप जानते हैं कि अमीबा का जो फिगर है वो भैया अमीबा का जो संरचना है वो निश्चित नहीं है। अमीबा का आकार निश्चित है नहीं है। अमीबा क्योंकि किसी भी आकार को ग्रहण करता है। मान लीजिए इसका ये कूटपाद है जिसकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान चलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सीडोपोडिया। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सीडोपोडिया। इसी की सहायता उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। ये बीच में न्यूक्लियस मतलब कि केंद्र, ये है केंद्र। अब इसका जो केंद्रक होता है ना ये डिवाइड होता है, बढ़ जाता है। अब जब ये बढ़ता है तो दो ही भागों में से केवल बढ़ता है। जैसे ये भैया अमीबा का होगा और ये सिर्फ दो भागों में बढ़ता है, मतलब कि पहले इसकी जो उत्पाद है ये आपस की तरफ दबेगा, इनको जो केंद्र हो ये विभाजित होंगे। एक समय आएगा कुछ केंद्र इधर कुछ केंद्र इधर और ये दो भागों में विभक्त हो जाएंगे। और जो प्रत्येक भाग से जो अलग अलग भाग हुआ है इसी से एक नए जीव का निर्माण कर देता है। इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विखंडन बोलते हैं। और यह क्रिया अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है। बात समझ गए ना? कहने का मतलब द्विखंडन का मतलब कि इसके अंतर्गत जनक का शरीर दो भागों में टूटता है और प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण करता है। ये तो ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। आपको कोई भी पूछे कि इसमें किस विधि के द्वारा होता है, इसमें कौन सा होता है, डिवीजन कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग। विभाजन जो है वो तीन प्रकार से हम कर सकते हैं। एक सरल होगा, सरल विभाजन, ठीक है। सरल विभाजन कहते हैं सिंपल सेक्शन। सेकंड हो गया अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य विभाजन जिसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। और तीसरा का हो गया अनुप्रस्थ विभाजन, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी सिंपल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड ट्रांसवर्स सेक्शन। सरल का मतलब होता है जैसे कि अगर हम मान लीजिए अमीबा को ही ले लिए थे, अमीबा को चाहे जहाँ से भैया तोड़ दीजिए, काट दीजिए, मतलब कि किसी जीव को चाहे जहाँ से आप उसको सेक्शन कर दीजिए, रख दीजिए, वो क्रिया आपकी सरल विभाजन कहलाती है। और अनुदैर्घ्य जो विभाजन होता है वो भैया लंबवत काट होता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल भी बता दे रहे हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि द्विखंडन जो होता है वह आपका युग्लिना में भी होता है। तो युग्लिना का फिगर जानते हैं, मुख्यतः युग्लिना ये ऐसे ही होता है। युग्लिना, ये युग्लिना है। तो युग्लिना में जब विभाजन होता है ना तो कह सकते हैं कि उसमें हम अनुदैर्घ्य द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका ये पार्ट है, ये भाग है जहाँ से फ्लैजेला, इसे कसाव बोलते हैं, फ्लैजेला इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसका जो भाग है ये बीच में से अलग हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये देखिए, अब यहाँ से देखिए ये किधर हो जाएगा, ये किधर, ये बीच से विभाजित हो रहा है। एक समय आएगा कि इधर चला जाएगा, देखिए धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। फिर एक समय स्थिति आएगी कि ये दोनों अलग हो जाएंगे, मतलब इसी जगह से ये लोग अलग हो गए और देखिए दो ही खंड में केवल टूटे हैं। इस क्रिया को हम द्विखंडन बोलते हैं। अब आपको ये भी समझ में आया है। अब अनुप्रस्थ देख लीजिए, जैसे अगर आप पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम का जो फिगर होता है हम उसे बोलते हैं चप्पल आकार का होता है। पैरामीशियम कैसा होता है? चप्पल आकार का होता है। अगर पैरामीशियम की फिगर को देखा जाए तो आप इसमें जब विभाजन होगा ना तो ये बीच से होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से भोजन करता है, यहीं से दो भागों में बढ़ जाएगा। कहने का मतलब कि ऐसे इधर चला जाएगा और यहाँ से ऐसे बटेगा, एक इधर बढ़ जाएगा और एक इधर, ऐसे अलग अलग जीवों का निर्माण कर देगा। देखिए बीच से कटा है तो हमने कह दिया अनुप्रस्थ है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। और अगर वो सीधा सीधा है, लंबवत है, तो उसे लॉन्गिट्यूडनल कह दिए। और कहीं से भी कर दीजिए उसे हम सरल कर दीजिए, सरल विभाजन कर दिए। फिर इसके बाद जो सरल को मैं अपने दिमाग से थोड़ा सा अपने लैंग्वेज अगर बताना चाहे तो अगर कहीं से भी अगर इसे हम काट दें, कहीं से भी अलग कर दें, तो हम इसे कहते हैं सरल विभाजन। और जो अनुदैर्घ्य होता है तो लंबवत काट दे, जैसे ये है। अब यहाँ से अगर इसे लंबवत ऐसे काट दिया जाए, यहाँ से अगर काट दिया जाए तो ये विभाजन आपकी क्या कहलाती? अनुदैर्घ्य कहलाती। अब इसी को अगर हम यहाँ से काट दिया जाए तो इसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ। काटने का मतलब इसे हम बेड़े बेड़े भी कहा जाता है अपने लैंग्वेज में, ठीक है। इसे खड़े खड़े से बेड़े, लंबवत हो गया ये भैया आपका ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? विखंडन क्या होता है? किसके द्वारा नए जीव टूटकर अपने सामान्य संतान निर्माण करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन में आपको हम लगभग 3 उदाहरण बता दिए हैं। अमीबा को बताया, पैरामीशियम को बता दिए और यूग्लिना को भी बता दिए। अब हम आप लोगों को बहुखंडन बताने जा रहे हैं। बहुखंडन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। सेकेंड क्या है आपका? बहुखंडन, मल्टीपल
फिजन। फिजन माने विभाजन बंटवारा, फिजन माने बंटवारा, मल्टीपल माने बहुत सारे। कहने का मतलब देखिए, ध्यान देखिए, बहु का मतलब होगा बहुत। इनकी संख्या कितनी हो गई है? बहुत हो गई। पहले कितनी थी? द्वि, पहले द्वि था, अब बहु हो गई। बहु माने बहुत। खंडन माने खंड, टुकड़ा, इनके जो पार्ट है। कहने का मतलब इस प्रकार का जो जनन है, इसके जो जनक होंगे, इनके अंदर मान लीजिए न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इसमें विभाजन हुआ, ये कई खंडों में टूट गए, अलग अलग खंडों में टूट गए, और इनकी जो भित्ति है ये टूट गई। इनके जो एक एक बीजाणु है, एक एक केंद्रक है, ये बाहर आ गए। मान लीजिए ये आप कह दीजिए ये प्लाज्मोडियम में होता है। किसमें होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में बता दें आप लोगों को। प्लाज्मोडियम के कारण ही मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है ये संप्रोटोजोआ का एक प्राणी होता है, ये प्रोटोजोअन्स होता है। लोग कहते हैं कि जो मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज, वो सिर्फ काटती है, उसकी वाहक होती है। वो रोगों को, प्लाज्मोडियम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है, ना कि वो रोग को उत्पन्न करती, ना, वो रोग वाहक है। ध्यान दीजिएगा, आपको कभी जो रोग चैप्टर डिजीज पढ़ाएंगे तो आप बताएंगे कि रोग वाहक और रोग जनक क्या होता है। रोग जनक और रोग वाहक, तो जो रोगों को उत्पन्न करता है वो जनक कहलाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी हम जनक बताए थे, मतलब जो नए संतान को निर्माण कराता है, ये जनक है जो रोगों को निर्माण करता है। तो वाहक का मतलब होता है जो रोगों को एक स्थान से या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित करता है। मच्छर वाहक हो गया, अब प्लाज्मोडियम क्या हो गया? जनक हो गया। तो प्लाज्मोडियम अब पाया कहाँ जाता है? मानव शरीर के आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस तथा यकृत कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। बात समझ गए ना? और प्लाज्मोडियम किस संघ का है? प्रोटोजोआ संघ का है। बात समझिए। अब आपको फिर बताया था कि प्लाज्मोडियम में ही अलैंगिक जनन होता है, क्योंकि प्रोटोजोआ का प्राणी है, अलैंगिक जनन होगा ही। एक कोशिकीय है, अलैंगिक जनन होगा ही। और अलैंगिक जनन की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके जो जनक होती है उनकी मृत्यु नहीं होती है। बस क्या होता है कि जनक जो होता है वह संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। बात समझिए। बहुखंडन क्या होता है? इसके अंतर्गत जो जनक का शरीर है, इनके अंदर जो केंद्रक है, इसका निर्माण होगा, ये विभाजन होंगी और केंद्रक बाहर आ जाएंगे, और प्रत्येक केंद्रक से अपने समान, अपने गुरु, अपने पिता के, अपने जनक के समान यह इनके निर्माण कर देगा। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? बहुखंडन बोलते हैं। बात समझ में आए? जैसे अब ये प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर एक केंद्रक है, इसका ये न्यूक्लियस है, और ये भित्ति से, ये दीवार से घिरा हुआ है। अब ये केंद्रक क्या होगा कि इसमें विभाजन होगा। अब देखिए कई केंद्रकों में ये बढ़ गया, कई केंद्रकों में बढ़, जब ये परिपक्व हो गया, जब ये परिपक्व हो गया तब इसकी जो भित्ति है ये टूट गया। अब इसकी जो केंद्रक के बाहर निकल आए, जब केंद्रक बाहर आए तो अनुकूल परिस्थिति आई। क्या आई? अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति आने पर यह अपने जनक के समान नए संतान को उत्पन्न कर देता है, और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? बहुखंडन बोलते हैं। देखिए जनक था, इनकी क्या मृत्यु हुई, इनकी क्या मृत्यु हुई, भैया तो एक्शन जो है ना, बदल गए हैं ना ये संतति कोशिका में। बात समझ में आ गए ना? चलिए आगे। फिर अब आप उसमें करते हैं मुकुलन। मुकुलन जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। मुकुलन का अर्थ क्या होता है? मुकुलन ना को अभी ध्यान मत दीजिए, मुकुल से पढ़िए, मुकुल तक। अब मुकुल का अर्थ होता है उभार। क्या होता है? उभार होता है। जैसे हम बड़ मतलब भी उभार होता है। कहने का मतलब जैसे कोई प्राणी है, इनके शरीर में थोड़ा सा उभार आता है, और इसी उभार को हम लोग बोलते हैं मुकुल। धीरे धीरे ये उभार विकसित होता है, बड़ा होता है। अब जब ये विकास कर गया, बड़ा हो गया, तो ये एक ऐसी स्थिति है, ये अपने जनक के शरीर से अलग हो गया। जब ये जनक के शरीर से अलग हुआ तो अपने जनक के संतान, अपने जनक के समान नए संतान की उत्पत्ति कर दी। कहने का मतलब अपने समान नए संतान की उत्पत्ति कर दिया। कहने का मतलब देखिए, इस प्रकार के जो जनक होते हैं, जन्म होता है, हम आपको बता दे रहे हैं, हाइड्रा होता है। किसमें होता है? हाइड्रा। हाइड्रा का जो पीरियड होता है, हाइड्रा का जो फिगर होता है, अब देखिए ये इनके जो होते हैं, ये भैया इनकी टेंटिकल्स होते हैं। इसकी सहायता से क्या करता है कि भैया किसी अपने जो भोजन होता है उसे पकड़ता है,
या फिर भोजन के संपर्क में आए हुए जो भी हैं उनको पकड़कर ये ऑब्जॉर्ब करता है, खाता है, भोजन करता है। फिर बताए थे कि जो बड होता है, मुकुल होता है, ये यहाँ से उभार इसके निकलेंगे, धीरे धीरे इसको उभार निकलेंगे। अब इसके उभार जो होंगे वो विकसित होंगे। फिर विकसित होने पर एक ऐसी स्थिति आएगी, ये अपने जनक के शरीर से अलग हो जाएंगे। जब अलग हो जाएंगे तो यह अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति करेगा और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं। ध्यान दीजिए, फिगर के माध्यम देखिए कैसे बताया है। जैसे बता दें ये भैया आपका हाइड्रा होगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें जैसे थोड़ा सा उभार आ है। देखिए बड का मतलब ध्यान दीजिएगा उभार होता है और मुकुल का भी अर्थ होता है उभार। अब धीरे धीरे विकसित हुआ, देखिए अभी कितना बड़ा, अभी तो बच्चा है, देखिए अब विकास कर रहा है। फिर एक ऐसी स्थिति आई, देखिए अभी इनकी विकास चालू हुआ, अभी धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे विकास करेगा, भोजन करेगा अपने जनक कोशिका से। फिर एक स्थिति आई कि यह पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया, ये पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया। परिपक्व होने के बाद ये अपने जनक के शरीर से अलग हो गया, अपने जनक के शरीर से अलग हो गया और अलग होने के बाद ये कहीं सतह पर जाके गिरा और इसके बाद अनुकूल जब परिस्थिति आई तो यह अपने जैसे या फिर अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति करती है, एक यंग मुकुलन कराती है। ये दो प्रकार की होती है, एक बाह्य मुकुलन होती है, एक आंतरिक मुकुलन होती है। कक्षा 12 में ये ध्यान दीजिएगा, मुकुलन दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य मुकुलन और दूसरा का होता है आंतरिक मुकुलन। आंतरिक मुकुलन, बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन। एक्सटर्नल बॉडी एंड इंटरनल बॉडी, दो मुकुलन हो गए। कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखिए, बाह्य का मतलब था बाहर और मुकुलन का मतलब था उभार। मतलब जब यह मुकुलन जब किसी जंतु के शरीर के बाहर उभार निकलता है तो क्रिया बाह्य मुकुलन होती है, और जब किसी जंतु के शरीर के अंदर ये क्रिया होती है, उनके शरीर के भीतर जब मुकुल निकलता है, ये क्रिया आंतरिक मुकुलन होती है। बस इतना जानते रहिए। और पूछा इतना जाता है कि मुकुलन किसे कहते हैं, तो परिभाषा कैसे बताएंगे? कह दीजिए अलैंगिक जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत जनक के शरीर में थोड़ा सा उभार निकलता है और इसे हम मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। धीरे धीरे यह उभार विकसित होता है, विकास करता है। फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि ये पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है और अपने जनक के शरीर से अलग हो जाता है। अनुकूल परिस्थिति आने पर यह अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति कर देता है और ये क्रिया क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। फिर आगे है पुनरुद्ध भवन। क्या है? पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन इस बार क्लास 10th में पूछा गया था और ये इम्पॉर्टेंट है, क्लास 10th वाले भी इसे देखते रहिए, क्योंकि जो चैप्टर है ये 10th और 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसे हम बोलते हैं रीजनरेशन। पुनरुद्ध भवन इसे बोलते हैं रीजनरेशन। पुनरुद्ध जो भवन होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका जो शब्द भले ही देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन सबसे सरल है ये। देखिए पुण्य और रुद्ध और भवन तीनों अलग अलग शब्द से मिलकर बने। पुण्य का मतलब होता है पुनः, अब पुनः का मतलब होता है फिर से, बात समझ में। रुद्ध का मतलब होता है निर्माण करना। क्या होता है? रुद्ध का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। अब भवन का होता है घर, लेकिन यहाँ से घर से कोई रिलेशन ही नहीं। इसका मतलब भवन का मतलब क्या हो गया? शरीर। देख लीजिए, पुनः शरीर से निर्माण कर देता है और इस जन्म को क्या बोलते हैं? पुनरुद्ध भवन। मतलब कि इस अलैंगिक जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत जनक का शरीर कहीं से टूट जाता है और वो विकास करके अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति करता है। जैसे हम कह दें जो पुनरुद्ध भवन है, अगर हम स्टार फिश में भी कर सकते हैं, स्टार मछली भी कर सकते हैं, और अगर हम प्लेनेरिया आपने दिया है, उदाहरण में क्या दिया है? प्लेनेरिया। क्लास 12 के उदाहरण में प्लेनेरिया दिया। प्लेनेरिया देख लीजिए क्या होता है। प्लेनेरिया जो होता है एक प्रकार का जो जंतु होता है जिसका फिगर देख लीजिए, ये इसका फिगर है, ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया में जो होता है पुनरुद्ध भवन कैसे होता है? ये कई खंडों में टूट जाता है। मान लीजिए यहाँ टूट गया, देखिए इसके यहाँ और ये अलग हो गए, ये अलग हो गए और इसकी आधा पार्ट इधर हो गए, ध्यान दीजिए, और ये पार्ट अलग हो गए।
अब ये पार्ट टूट गए, अलग हो गए। अब जो प्रत्येक पार्ट, जो प्रत्येक भाग, इसका जो खंड है, जो भाग है, ये अलग हो गया और इसी से नए जीव का निर्माण कर दिया। और यही विधि क्या कराई है, रुद्र भवन। यहाँ से भी एक प्लेन एरिया बनेगा और यहाँ से भी एक प्लेन एरिया बनेगा। हाँ, समझ गए ना? ये देखिए, ठीक। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन बोलते हैं। अब इसके बाद आपको बता दें कुछ, पुनरुद्ध भवन को आप ऐसे समझते रहिए, छिपकली की पूंछ कट जाती है, छिपकली की पूंछ कट जाती है और वो पूंछ पुनः आ जाती है। पूंछ से नए जीव का निर्माण नहीं होता है कि पूंछ कट के गिर जाए वहां से छिपकली बन जाएगी। वो जो कटा है पूंछ, वो वहां से जिस उसके शरीर से जहां से कटा है ना, वो पुनः विकसित हो जाएगा, पुनः वह बढ़ जाएगा। अर्थात वहाँ पे कौन सी क्षमता पाई जाती है, पुनरुद्ध भवन की। एक बात नोट कर लीजिए, मानव का अगर लीवर काट दिया जाए ना, मानव का यकृत अगर काट दिया जाए, वह पुनः बढ़ जाएगा। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि मानव के यकृत में भी पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर हम नाखून की बात करें, नाखून की बाल की, ये एक प्रकार का हम लोगों के शरीर में अवशेषीय अंग है। इन्हें हम सजीवों में गिनती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन्हें काटने पर न किसी प्रकार की हमारे शरीर में पता, मतलब कि तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन इसको नहीं कहीं से बताएगा क्या कर रहा है। अर्थात इसे हम एक अवशेषीय अंग के रूप में जानते हैं। क्लास 10th में ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट के टॉपिक में, लास्ट के चैप्टर के टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट है, आपको वहाँ बताया जाएगा। ठीक है, ये अवशेषीय अंग इतना समझते रहिए कि पुनरुद्ध भवन क्या होता है। अलैंगिक जन्म की वह विधि जिसके अंतर्गत जो संतान होंगे वो अपने जनक से कहीं टूट जाएगा और उसी टूटे हुए से भाग से नए संतान का निर्माण करेगा। ये विधि क्या कहलाती है, पुनरुद्ध भवन कहलाती है। फिर अगला चलिए, काय के जनन क्या होता है, काय के जनन क्या होती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, काय जनन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन इंपॉर्टेंट है। काय जनन, काय जनन को हम बोलते हैं, एक और नाम से कभी कभी पूछा जाता है, कायिक प्रवर्धन। ध्यान दीजिएगा, कायिक जनन को एक कायिक प्रवर्धन कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसे काय जनन का इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, एकदम सरल है ये, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। काय का मतलब होता है शरीर, यहाँ से अगर काय निकाल दिया जाए तो काय का क्या होता है, शरीर होता है। और जनन का आप जानते हैं कि अपने समान नए संतान का निर्माण करना ही जनन कहलाता है। मतलब कि शरीर के द्वारा नए जीव का निर्माण करना ही काय जनन कहलाता है। और यहाँ पे भी देखिए, काय मतलब आपको पता ही चल गया है कि काय मतलब शरीर होता है। प्रवर्धन मतलब भी होता है निर्माण करना। प्रवर्धन मतलब क्या होता है, निर्माण करना या फिर विकास करना, निर्माण करना या फिर विकास करना। कहने का अर्थ होता है जनन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसके अंदर भी जो होते हैं जनक होते हैं, उनका शरीर जो होता है वो टूट जाता है, उनके कई भाग होते हैं, वो उन्हीं के द्वारा नए संतान का निर्माण करता है। आप देखिए, कायिक जनन जो होता है, आप इसे क्या बताएंगे, इसकी परिभाषा क्या बताएंगे? कह दीजिए, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत जनक के शरीर से नए संतान के शरीर की उत्पत्ति होती है, इस क्रिया को हम बोलते हैं कायिक जनन या फिर कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा का होता है कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। और ये सब जानते हो उच्च कोटि के पौधे में होता है, उच्च कोटि के पौधे। उच्च कोटि के पौधे मतलब क्या, जैसे पौधे जो बहुकोश की हों, जिनमें लगभग विकास होता हो और जो जिनके शरीर से नए संतान का निर्माण होता हो, वो उच्च कोटि के पौधे। फल लगता हो, उसमें पुष्प का विकास होता है, बीज का विकास होता है, और ऐसे पौधे उच्च कोटि के पौधे कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आवृत्ति बीजी, अनावृत्ति बीजी, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, मतलब मोनोकाटिलिजिनस, डाइकोटिलिजिनस, आपको लास्ट बताया जाएगा, बाद में बताया जाएगा, ध्यान देते रहिए। प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, मतलब कि प्राकृतिक मतलब अपने आप से, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेचुरल। नेचुरल भैया, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसे हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
बात समझ गए। और इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब कि ये कृत्रिम क्या होता है कि जो मानव के द्वारा कार्य को कराया जाता है वो कृत्रिम होता है, और जो अपने आप क्रिया होती है वो प्राकृतिक कराती है। कहने का मतलब इस प्रकार के जनन होंगे वो अपने आप हो जाएंगे, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसमें मानव का कोई रोल नहीं होता है, और ये क्रिया अपने आप हो जाती है। ये कहलाता है प्राकृतिक कायिक जनन। परिभाषा कैसे करेंगे, प्राकृतिक रूप से काय के द्वारा नए संतान का निर्माण करना ही प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। मतलब कि प्राकृतिक रूप से काय के द्वारा, शरीर द्वारा नए जीव का निर्माण करना ही प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। जबकि कृत्रिम क्या होता है, मानव के द्वारा, कृत्रिम द्वारा नए संतान का निर्माण करना ही कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। अब प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। प्राकृतिक जो कायिक जनन होता है वो 3 प्रकार होता है, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा। प्राकृतिक कायिक जनन कितने प्रकार होंगे, 3 प्रकार के, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और पत्तियों द्वारा। समानता अगर हम देखें तो कुछ पौधे होते हैं जैसे कि वो पत्तियों से भी नए संतान का निर्माण करने की क्षमता होती है, कुछ में तनों से भी होता है, कुछ में जड़ों से भी होता है। मतलब कि जब जड़ों के द्वारा नए संतान का निर्माण किया जाता है ये क्रिया क्या कहलाती है, जड़ों द्वारा प्राकृतिक जनन। जब तनों द्वारा होता है तो तनों द्वारा प्राकृतिक जनन कहलाता है। पत्तियों द्वारा नए संतान का निर्माण अपने आप या भी प्राकृतिक रूप से हो जाए ये क्रिया प्राकृतिक कायिक जनन पत्तियों द्वारा कहलाता है। इतना नहीं पूछा जाता, इतना पूछा जाता है कायिक जनन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार होते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन के कितने भाग हैं, बस इतना पूछा जाएगा। अगर कभी बाई चांस पूछ लिया इसका परिभाषा कर दीजिए कि जड़ों के द्वारा प्राकृतिक रूप से कायिक शरीर द्वारा, मतलब जड़ों द्वारा प्राकृतिक रूप से नए संतान का निर्माण करना ही जड़ों द्वारा कायिक जनन कहलाता है। बात समझ गए। फिर तनों द्वारा भी ऐसे कह सकते हैं कि तनों के द्वारा प्राकृतिक रूप से नए संतान का निर्माण करना तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। ठीक, अब अगला देखिए, प्राकृतिक हो गया। अगर कृत्रिम कायिक जनन क्या है, कृत्रिम कायिक जनन ये इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम कायिक जनन ये इंपॉर्टेंट, इसके जो जितने भाग हैं 3 भाग हैं ये इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम कायिक जनन पहला हो गया कलम, दूसरा हो गया रोपड़, तीसरा हो गया कलम हो गया, रोपड़ हो गया, दाब लगाना। इसे अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कटिंग, इसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग, इसे बोलते हैं लेयरिंग। कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जो होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। किसके अंतर्गत, कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत। आर्टिफिशियल कायिक जो होता है, जो कृत्रिम कायिक जनन होता है 3 प्रकार होता है। पहला होता है कलम विधि, और दूसरा होता है रोपड़ विधि, और तीसरा होता है दाब लगाना। ध्यान दीजिए, कलम जो विधि होती है, कटिंग होती है, बहुत सरल विधि होती है। जो सरल होती है, सरल का अर्थ होता है ना ही इसमें किसी प्रकार की बीजों का आवश्यकता पड़ती है, ना ही हम यहाँ पे जड़ को देखते हैं। बात यह है कि हम पौधे की शाखा तने को ले लेते हैं और तने को कहीं से काट देते हैं, इसे टुकड़ों में काट देते हैं और मिट्टी के संपर्क में गाड़ देते हैं। मिट्टी से मान लीजिए हम ले लिए गुड़हल के पौधे के तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए। काटने के बाद इसे हम मिट्टी के संपर्क में गाड़ दिए। फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे ना वहाँ पे छोटे छोटे कलिकाएं उत्पन्न होंगे, छोटे छोटे कली उत्पन्न होंगे, और ये जो कली है ना विकास करके नए संतान का निर्माण कर देगा, और ये विधि क्या कहलाती है, कलम विधि कहलाती है। देखिए कहेंगे क्या, इसके अंतर्गत कह दीजिए अलैंगिक जनन जो है ये कलम विधि, इसके अंतर्गत जनक के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। विभाजित करने के बाद मिट्टी के संपर्क में गाड़ देते हैं। कुछ समय पश्चात अनुकूल परिस्थिति आने पर इसमें कलिकाएं निकलती हैं, अपस्थानिक कलिका निकलती है,
और ये कलिकाएं विकसित करके नए संतान का निर्माण करता है। ये विधि कलम बनाती है। जैसे गुलाब में कर दीजिए, आप गुलाब के पौधे को कैसे लगाते होंगे, क्या करते होंगे गुलाब के पौधे को? सबसे पहले उसके तना को लेंगे, तना को उसको काटेंगे, तना को काट देंगे, तना को जब काटेंगे तो उसे हम मिट्टी के संपर्क में गाड़ देंगे। बात समझ के, मिट्टी के संपर्क में उसे गाड़ेंगे तो आप कुछ समय बाद देखेंगे ना, वहाँ पर कलिका निकल आएगी। अब ये कलिका विकास करेगी, अब विकास करके नए संतान का निर्माण कर देगी, और ये विधि क्या कहलाती है? कलम विधि। रोपण क्या होता है? रोपण विधि क्या होती है? इसके अंतर्गत सबसे पहले हम 2 पौधे लेते हैं, चाहे उसी जाति का हो चाहे किसी भी जाति का हो पौधा हो। पौधे को 2 पौधे को उच्च कोटि का निम्न कोटि के पौधे के लिए दोनों को इस प्रकार से काटे कि दोनों एक दूसरे पे आके सेट हो जाए। जैसे इसको मिटा देखें, ध्यान दीजिए इधर, ये रोपण है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 पौधे ले लिए, इन्हें इस प्रकार से काटा जाए कि ये एक दूसरे पे आके सेट हो जाए। जैसे यही वाला है, अगर यहाँ पे ले जाकर इसको हम लगाएं, ये देखिए यहाँ पे सेट कर दिए। इसके बाद यहाँ पे मोम लगाकर रस्सी की सहायता से बांध दी, मोम लगाकर रस्सी की सहायता से बांध दी। कुछ समय पश्चात देखेंगे ना, यहाँ से नए जीव का निर्माण हो जाएगा, और ये क्रिया क्या कहलाएगी? रोपण विधि कहलाएगी। दिमाग में हमेशा आता है रोपण, और रोपण मतलब रोपना, अर्थात उसे कहीं गाड़ देना। गलत। रोपण का अर्थ भले ही रोपित से है, भले ही इसे रोपना से समझ में आ रहा है, लेकिन रोपण का अर्थ रोपित करना नहीं होता है। रोपण का अर्थ होता है कि 2 पौधे को एक ऐसे निम्न कोटि के उच्च कोटि को लेंगे, दोनों को इस प्रकार से काटेंगे कि दोनों एक दूसरे पे आकर सेट हो जाए। इसके बाद कुछ समय बाद यहाँ पे देखेंगे मोम लगा देंगे और रस्सी की सहायता से बांध देंगे। हाँ, जो रस्सी होगी वो प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, सूती कॉटन की होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है और जल का संवहन भी होता है। जैसे आप बता दें, आप कहीं जाते हैं नर्सरी उर्सरी से पौधा पेड़ खरीदने जाते हैं ना, तो वहाँ पे देखे होंगे कुछ पौधे आपस में जुड़े होंगे, वहाँ से किसी प्लास्टिक किसी छोटे से रस्सी या फिर सूती कपड़े कॉटन के कपड़े से बांधा होगा। तो वो जो विधि से बनाया गया है ना, वो क्या कहलाती है? रोपण विधि कहलाती है। और कभी कभी आप लोग ये देखे होंगे कि एक ही पौधे में 2 फल को निकाला है, एक ही पौधे को, एक ही पौधा एक ही है, उसमें से 2 फल हो रहे हैं। जैसे यहाँ आपका सेब वाली चीज कर दे रहे, इधर संतरा, पौधा एक ही है। देखिए ये पौधे को यहाँ पे जाकर क्या कर दिया? रोपित कर दिए, यहाँ पे जाकर जोड़ दिए हैं, और इस प्रकार पौधे के यहाँ जोड़ दिए। मतलब देखिए जड़ एक ही है और पौधा 2 है। ये किस विधि से कराया गया है? रोपण विधि से कराया गया है। रोपण विधि के फायदे क्या है? इससे अच्छे नस्ल पौधे का विकास होता है, अच्छे नस्ल वाले पौधे का विकास होता है रोपण विधि के द्वारा। हमें उम्मीद होगा आप लोगों को ये जरूर समझ में आएगा। कहने का मतलब है कि कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत या फिर कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत, कृत्रिम अच्छे क्यों कहें? ध्यान दीजिए, कृत्रिम क्यों कहें? कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा, और ये मानव के द्वारा क्या कराया जाता है ना। अब जो पौधे काट के लगा रहे थे वो भी मानव कर रहा था, अर्थात वो हम किस विधि का अंतर्गत लगाते हैं? कलम विधि के अंतर्गत। वो भी मानव किया था, ये भी मानव किया था, अर्थात दोनों को हम क्या कह सकते हैं कि कृत्रिम कायिक जनन। रोपण को क्या कहेंगे कि इस विधि के अंतर्गत 2 पौधे लेंगे, एक उच्च कोटि के एक निम्न कोटि को, दोनों को इस प्रकार से काटेंगे कि दोनों एक दूसरे पे आके सेट हो जाए। इसके बाद मोम लगाकर रस्सी की सहायता से बांध देते हैं। कुछ समय पश्चात देखते हैं वहाँ से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, और ये विकास करके नए जीव का निर्माण कर देती है, या फिर अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति कर देती है। ये विधि क्या कहलाती है? रोपण। लास्ट क्या है? दाब लगाना। क्या है? दाब लगाना, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बताए थे? लेयरिंग। कुछ पौधे को सिर्फ मिट्टी में ऐसे रख के चारों तरफ से मिट्टी लगा देते हैं। जैसे कुछ पौधे ले लीजिए, पौधे को हम भैया यहाँ दबा दें, मिट्टी में दबा, चारों तरफ से मिट्टी लगा दें, यहाँ पे देखिए कुछ समय बाद अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है और ये विकास करके नए जीव का निर्माण कर देती है। ये विधि क्या कहलाती है? दाब लगाना। क्या कहलाती है? दाब लगाना। बात समझ में आए? कायिक प्रवर्धन पूरी बात समझ में आए? कायिक प्रवर्धन को कायिक जनन भी कहते हैं, मतलब शरीर के द्वारा नए जीव का निर्माण किया जाता है, ये कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसके 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन 3 प्रकार होते हैं, तनों द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा।
फिर कृत्रिम कार्यक्रम जो होते हैं वो होते हैं आपके 3 प्रकार के भी होते हैं। वो होता है पहला कलम विधि, दूसरा रोपण विधि, तीसरा दाव लगाना। कक्षा 10 में एक टॉपिक पढ़े होंगे उसके अंतर्गत घूंटी बांधना। वो जो घूंटी बांधना होता है ना, वो कहने का मतलब कभी पूछा नहीं जाता, इंपॉर्टेंट होता नहीं, लेकिन होता क्या है, वह पौधे की शाखा कहीं से नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, और क्या करते हैं ऊपर से कुछ हाड़ी बांध देते हैं, तो उसमें पानी रख देते हैं, या फिर कुछ बर्तन रख देते हैं उसमें पानी रख देते हैं, और पानी की धीरे धीरे वहाँ पे प्रवाहित करते हैं। और वहाँ भैया थोड़ा सा छीला, वहाँ पे जो त्वचा होती है उसकी भित्ती होती है, भित्ती को हटा दिया जाता है, वहाँ पे भी मोम लगाकर रस्सी के साथ बांध देते हैं, धीरे धीरे पानी वहाँ पे गिराते हैं, फिर कुछ समय बाद वहाँ से कलिका निकलती है और विकास करके नए जीव का निर्माण करती है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ में आए? ठीक है। अब अलैंगिक जनन की पूरी बात आपको हम बता दिए हैं। अब एक जनन जो है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या होता है ध्यान दीजिएगा। शुरू में आपको बताते कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें एक जनक होते हैं, और वो भी जो संतान उत्पन्न होगा वो अपने जनक के एकदम समान होगा। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें 2 जनक होते हैं, और जो संतान उत्पन्न होगा वो अपने जनक के समान नहीं होते हैं, क्योंकि 2 जनक होते हैं। 2 प्रकार के जीन का स्थानांतरण होता है, एक जनक मतलब पिताजी का, एक माता मतलब माता का। मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलती है तो आप जानते हैं कि वो लैंगिक जनन होता है। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए इसके बाद लैंगिक जनन क्या होता है, कितने प्रकार, मतलब लैंगिक जनन के अंतर्गत कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, कैसे होता है, थोड़ा सा देखिए। लैंगिक जनन जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं, नर और मादा, ठीक, जिसे हम कहते हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। लैंगिक जनन पौधे में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। आप लोगों को कक्षा 12 में ये चैप्टर भी है आप लोगों का, पौधों में लैंगिक जनन, पौधों में लैंगिक जनन, या फिर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, क्योंकि पुष्प जो होता है उसका लैंगिक जनन अंग होता है। पुष्प में भी 2 भाग पाए जाते हैं, एक नर और एक मादा, जानते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, वो लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, एक नर युग्मक होता है, एक मादा, और लैंगिक जनन में भैया निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन, और निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मनज बनता है, और युग्मनज से ही भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण ही विकास करके नए संतान का निर्माण करता है। बात समझ गए ना, ये प्रक्रिया होती है। कभी कभी पूछा जाता होगा कौन सा जनन है जिसके अंतर्गत निषेचन और युग्मनज की क्रिया नहीं होती। अरे अलैंगिक जनन, क्यों? क्योंकि अलैंगिक जनन में एक जनक होती है, उसमें कहाँ निषेचन होगा। बात समझ गए ना। अब निषेचन किसे कहते हैं, नर तथा मादा, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। नर तथा मादा, नर तथा मादा युग्मकों, ये युग्मक है ना, बताया नहीं गैमीट है, युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। बात समझ गए। या तो ये परिभाषा और ऐसे भी कह सकते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया ही निषेचन कहलाती है, या नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के संलयन के जो संलयन की प्रक्रिया होती है उसी को निषेचन कहते हैं। निषेचन के उपरांत जिसका निर्माण होता है उसे हम युग्मनज कहते हैं। युग्मनज ही विकास करके भ्रूण का निर्माण करता है। बात समझ गए? ठीक है। और इसके आगे हम आप लोगों को आगे बताएंगे निषेचन क्या होता है।